Hello everyone. So today we are going to start class 12th chemistry chapter 2 that is solution. तो आज हम solution के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली पहले देख लेते हैं कि solution होता क्या है. जैसे ये है, ठीक है. अब इसमें अगर थोड़ा सा हम कलर डालें और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालें तो ये जो बना इसे को हम सॉल्यूशन बोलते हैं. देखो ये जो बना ना ये पानी और ये मिक्स हो गया है ना, तो ये हम इसे को बोलते हैं सॉल्यूशन. ठीक, तो ये तो थोड़ा लेम लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट था. चलो अब थोड़ा थ्योरेटिकल बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है. तो सॉल्यूशन are homogeneous mixture of two or more than two components. जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का. अब जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें क्या था, इसमें एक पानी था और एक कलर था, तो ये दो कंपोनेंट का मिक्सचर था. अब आप पूछोगे ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है. चलो तो यही देख लेते हैं. अब पूछेंगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है. तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज सेम हो. ठीक है, मिक्सचर whose composition and properties are uniform throughout the mixture. ठीक है, क्लियर हुआ कुछ. अब देखो ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. देखो होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम हो. अब आप मुझे एक बताओ, आप पानी के गिलास में चीनी मिलाते हो तो क्या कहीं ऐसा होता है कि कहीं पे पानी आपको कड़वा लगता है और कहीं पे मीठा लगता है. नहीं ना, पूरा का पूरा पानी मीठा ही लगता है. तो वही एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन प्रॉपर्टी सेम हो थ्रू आउट. ऐसे नहीं है कि कहीं पे पानी नमक मिलाते हो पानी में, तो ऐसा तो नहीं है कहीं पे पानी नमक, कहीं पे नमक ज़्यादा है कहीं पे नमक कम है. नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको बोल देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो से ज़्यादा कंपोनेंट का. ठीक है, अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. एक होता है सोल्यूट और एक होता है क्या, सोलवेंट. ठीक है, एक होगा सोल्यूट और एक होगा सोलवेंट. सोल्यूट बेसिकली होता है कंपोनेंट जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो. ओके, ऐसा कंपोनेंट जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो हो गया हमारा सोल्यूट. कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी. ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होगा, जो कि ज़्यादा उसमें प्रेजेंट हो. कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. QUANTI क्वांटिटी. ठीक है, बेसिकली वही चीनी और उसका मिक्सचर ले लो पानी का, तो उसमें क्या है, जो शुगर है जो चीनी है वो कम थोड़ी सी होती है तो वो सोल्यूट हुई,
और जो पानी है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो वो क्या हुआ, सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है वो ही डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, डिटरमाइन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि देखो, जो हमने चीनी और पानी का मिक्सचर बनाया तो उसमें ज़्यादा कौन था, पानी। तो पानी क्या था, सॉल्वेंट। तो चीनी लिक्विड ही, तो वो जो हमने पानी सॉल्यूशन बनाया वो लिक्विड फॉर्म में तो था। तो फिजिकल स्टेट किसने डिसाइड किया, सॉल्वेंट ने। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि वो सॉलिड हो गए, शुगर तो सॉलिड होता है लेकिन सॉलिड तो नहीं बना, हमारा जो सॉल्यूशन बना तो लिक्विड वाला ही बना। तो फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करती है सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। जैसे और भी कोई मिक्सचर का एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि एक तो हमने लिया शुगर और वो वाला। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 20% NaCl मतलब नमक, सॉल्यूशन इन वाटर। तो इसका क्या मतलब है, 20% क्या है, NaCl, वो क्या है, सॉल्यूट, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना। और 80% क्या है, वाटर, तो वो क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, सॉरी, अच्छे से क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्लियर। अब बेसिकली है बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एक होमोजीनियस मिक्सचर जो कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से बना हो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। ठीक है ना, बाइनरी मतलब टू। सॉल्यूशन made up of two components। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला है गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा होगा, गैसियस में गैस ज़्यादा होगी, लिक्विड में लिक्विड ज़्यादा होगा, सॉलिड में सॉलिड ज़्यादा। तो ज़्यादा कौन होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो बेसिकली इसमें सॉल्वेंट सब में लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो गैस में सॉल्वेंट क्या होगी, गैस ही होगा, है ना। लिक्विड में क्या सॉल्वेंट होगा, लिक्विड। ओके, और सॉलिड में क्या सॉल्वेंट होगा, सॉलिड। ओके, अब पहले देखते हैं जिसमें सोल्यूट गैस हो, सॉरी सॉल्वेंट तो गैस है, और सोल्यूट क्या हो सकता है, अगर गैस ही सोल्यूट है। ठीक है, दूसरा सॉल्वेंट गैस है और सोल्यूट क्या है, लिक्विड। और तीसरा सॉल्वेंट गैस और सोल्यूट क्या है, सॉलिड। ठीक है, मतलब गैसियस सॉल्यूशन होगा सोल्यूट गैस सॉल्वेंट गैस, या फिर सोल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट गैस, या फिर सोल्यूट सॉलिड वो। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। गैस का सॉल्यूशन क्या होगा, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 बोल सकते हो। गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल क्या बोल सकते हो, चारकोल
एंड N2 का मिक्सचर, ठीक है, चारकोल लिक्विड हो गया और N2 गैस हो गई। और सॉलिड में क्या बोल सकते हो, CH4 इन N2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो गई और CH4 क्या हो गया, सॉलिड। तो सिमिलरली लिक्विड में भी वही गैस सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड, या फिर लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट, या फिर सॉलिड सॉल्यूट और सॉलिड लिक्विड वो। तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते ले हम गैस और लिक्विड का, ऑक्सीजन इन वाटर, है ना, पानी के अंदर देखो, पानी क्या है, ऑक्सीजन गैस और पानी वो लिक्विड। लिक्विड का एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, इथेनॉल इन H2O, इथेनॉल इन वाटर। और सॉलिड और लिक्विड का क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज इन H2O, ठीक है। वैसे ही सॉलिड का भी बन जाएगा, सोल्यूट वही गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीन ही केस बनेंगे इसमें भी, ठीक है। तो और एक बार देख लेते हैं एक एक करके, गैस सॉलिड और वो, इसका एग्जांपल क्या बनेगा, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, इसका एग्जांपल क्या बनेगा, मरकरी इन सोडियम, और इसका एग्जांपल बनेगा कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। कॉपर भी सॉलिड होता है, गोल्ड भी सॉलिड, ठीक है। बेसिकली ये पूछ जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में, इसलिए सब बता दिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगी, गैस, लिक्विड में सॉल्वेंट होगी लिक्विड, और गैसियस में सॉलिड में सॉल्वेंट होगी सॉलिड। अब सॉल्यूट तो तीनों हो सकते हैं, तीनों वाले केसेस बन सकते हैं, उन सबका एक एक एग्जाम्पल देख लिया हमने, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म्स। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। कंसंट्रेशन टर्म्स के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं वॉल्यूम रिलेटेड, जो वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं, और एक होते हैं मास रिलेटेड, जो मास पे डिपेंड करते हैं। जो वॉल्यूम वाले होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। और जो मास वाले होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, सॉरी, माफ कर देना। अब देखो इनका सबका एक एक करके नाम देख लेते हैं। वॉल्यूम रिलेटेड क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये इनके बारे में एक एक करके भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन,
मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। इसमें सबसे मेजरली बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलैलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है और मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, बेसिकली हम, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में ज़्यादातर किसको प्रीफर करते हैं। तो आप खुद बताओ किसको प्रीफर करेंगे दोनों में। ऑब्वियसली बात मोलैलिटी को करेंगे, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो चेंज नहीं होगी टेम्परेचर के साथ। तो MO मोलैलिटी इज preferred to express concentration because it is temperature independent। मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, जैसे हम वेट को केजी में मेज़र करते हैं, टाइम को सेकंड्स, तो इस सॉल्यूशन में भी जो पार्टिकल की कंसंट्रेशन है उसे भी तो किसी चीज़ में मेज़र करेंगे ना। तो मेज़र करने के लिए ये अलग अलग तरीके हैं। तो हम बेसिकली इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं मोलैलिटी को, क्योंकि चेंज नहीं होती विद टाइम। ओके, तो वॉल्यूम रिलेटेड जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वॉल्यूम रिलेटेड में पहले थे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज V/V। ठीक है, तो V/V का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ 20 ग्राम इथेनॉल और 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि 20% क्या है, उसमें इथेनॉल है और बाकी 80% वाटर है। पहले 20% इथेनॉल है और 100% सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो 35% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, कि 35% इथाइलिन ग्लाइकोल है और 100% सॉल्यूशन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये एक एंटी फ्रीज होता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटी फ्रीज, तो आप ये बोलोगे। और इसको क्या यूज़ होता है, यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग इंजन। मतलब एंटी फ्रीज, फ्रीज कर देता है, तो कार्स वगैरह में यूज़ होते हैं इंजन कूल करने के लिए। हमारा सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, mass of solute dissolve in 100 ml of solution। जैसे सपोज कर मैं बोल दो 10 ग्राम शुगर इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है,
तो मतलब 20 ग्राम शुगर है 100% 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ये टर्म बेसिकली हम मेडिकल पर्पस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये इस टर्म को यूज़ इन मेडिकल पर्पस। मतलब बेसिकली कभी भी देखना आप कोई भी मेडिकल की वो अगर देखोगे ना, कोई भी मेडिसिन वगैरह दवाई वगैरह, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो वेट मास बाय वॉल्यूम में ही गिवन होगी। थर्ड है हमारी मोलैरिटी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है क्या पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in 1 liter of solution। ठीक है, सोल्यूट के कितने मोल्स डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे हम आगे। अभी जस्ट देख रहे हैं कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने कौन से वॉल्यूम रिलेटेड। अब आते हैं मास रिलेटेड। ठीक है, ये जो मास रिलेटेड थे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ एक्सपेंड करता है, तो इसलिए ये सब ऊपर वाले सब वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट। मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कितना भी कर लो तो इसलिए चेंज नहीं होगा। तो मास रिलेटेड में पहला है मास परसेंटेज। ठीक है, W/W%। तो इसका ये क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सिंपल। ठीक है, जैसा वही ये 20 ग्राम ऑफ शुगर इज मिक्स विद इज मिक्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 20 ग्राम शुगर है, बाकी वो है। सपोज करो एक मिक्सचर है जिसमें हमारी बहुत सारी दाल है और शुगर है। ठीक है, तो 20 ग्राम शुगर डाली हुई है, 100 ग्राम उसमें। तो दूसरा है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मतलब जिस कंपोनेंट में का निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल कितने हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास बाइनरी मिक्सचर है। ठीक है, एक बाइनरी मिक्सचर है जिसमें ए एंड बी दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो ए के मोल्स लगा लो कि कितने हैं Na। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के सोच लो मोल्स Nb है। ठीक है, तो
ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, इसका ए का निकालना है, तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। अब ऐसे एक्स बी निकालना होता तो क्या होता, ठीक है। और अगर आप दोनों को सम करो एक्स से एक्स बी तो आपको पता लगेगा एक्स ए और एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है। ओके, इनके क्वेश्चंस वगैरह हम नेक्स्ट वीडियोस में एक साथ सब करेंगे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट है, ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होती है। सिंपल एक चीज़ याद रखो, मोलैलिटी जिसमें एल है उसमें मास है, और जिसमें मोलैरिटी है उसमें लिक्विड है। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट याद रखना। तो मोलैलिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। मोलैलिटी को सिंपल बोल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं W2 by M2 into 100,000 सॉरी इंटू W1 इंटू जी। ये क्या किया आपने, देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा, तो मोल्स ये होता है वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1000, ये सॉल्वेंट का वो मास, ठीक है। यहाँ पे W2 क्या है हमारा, मास ऑफ सोल्यूट, M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और W1 है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए हमने W1M2 और अपॉन ये, और ये 1000 जस्ट इसकी क्वांटिटी चेंज करने के लिए किया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, फोर्थ है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मतलब जिसका निकालना है उसके पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स इंटू 10⁻⁻⁶,